शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपका समान हिंदी का क्रम चल रहा था जिसमें लगभग 10 पार्ट आपके आ चुके थे। ठीक है, हमने भाषा से संबंधित और हिंदी से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है पीछे का पार्ट तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से एक एक पार्ट को क्रम से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाषा से संबंधित इतिहास है। अगर आप इसे क्रम से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, बीच से देखेंगे तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो। ठीक है, इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी भाषा की जो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, जिससे बन के एक समूह के रूप में हिंदी विकसित हुई है, उनका कोई वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण हुआ होगा। वो किसने किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी थे, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, उन्होंने द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक अपना एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण किया। ठीक है, ये वैध माना गया, पूर्णतः इसमें वैज्ञानिकता का ध्यान रखा गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, भाषाई सर्वेक्षण किया भारत में। फिर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक फिर एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जो हमारी बोलियां, ये जो भारत में बोलियां हैं 18 बोलियां, 17 या 18 बोलियां, वो 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। मतलब ये समूह 5 उपभाषाओं के अंतर्गत ये सामूहिक रूप से 18 बोलियां हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये इस बात को प्रामाणिकता दी कि ये बात सही है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश का 7 भागों में विभाजन है, उसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इन्हीं 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का सामूहिक रूप से जब विकास हुआ तो उसी में से एक बोली क्या बन गई, हिंदी भाषा का रूप धारण कर ली। ठीक है, तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बताया था। मैंने इसके पीछे वाले पार्ट में इसको आपको लिखवा भी दिया है, मैंने इसकी व्याख्या भी कर दी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अब विकास का क्रम धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गया है। अब चूंकि बोलियों की बात है तो कुछ हम महत्वपूर्ण बोलियां देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहां से प्रश्न आने की संभावना होती है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बोलियां हैं। ठीक है, जैसे पहली बोली वह आती है जहां से आपकी ये आज की आधुनिक हिंदी भाषा, जो आपकी भारत की आधुनिक हिंदी भाषा जो राजभाषा है, ठीक है, वो उस किस बोली का विस्तृत रूप है। ये भी आपसे जानना जरूरी है कि भाई, मैंने बताया था ना, कोई भाषा सीधे भाषा नहीं बन जाती, वो बोली से उपभाषा, उपभाषा से फिर राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनती है। ठीक है, वो एक राष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने राष्ट्र, उस भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा बनाता है या राज्य की भाषा बनाता है। ठीक है, राष्ट्र की भाषा का मतलब संवैधानिक क्रियाकलापों में यूज होती है, हालांकि राष्ट्रभाषा मतलब उसे पूरी प्रामाणिकता मिल जाती है, भारत की एक भाषा राष्ट्रभाषा हो हिंदी। ठीक है, लेकिन वो है नहीं, लेकिन वैज्ञानिक वो संवैधानिक उल्लेख में केवल राजभाषा का उल्लेख है, राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि जो आपकी आज की आधुनिक हिंदी है, ये किस बोली का विस्तृत रूप है, किस बोली से विकसित हुई है। तो उसको जानने के लिए देखिएगा, हम उन बोलियों को बताएंगे जो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। हालांकि बोली तो 17-18 बहुत है, लेकिन जानना है आपको केवल इतनी ही बोली। ठीक है, प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय आज की आपकी हेडिंग होगी, जिसमें हम करेंगे कौरवी या खड़ी बोली। इसी कौरवी बोली से आपकी क्या आज की आधुनिक हिंदी भाषा विकसित हुई है। ठीक है, यही बोली है वो कौरवी। ठीक है, या खड़ी बोली से उस समय कहा जाता था। फिर दूसरा भोजपुरी देखेंगे। भोजपुरी ऐसी बोली है जो विदेश में बोली जाती है, बहुत सारे बाहरी देशों में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो तीसरा है ब्रज भाषा, ये बहुत पुरानी बोली है। फिर मैथिली है। ठीक है, मैथिली आपकी संविधान में इसका उल्लेख है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं के साथ इसका भी उल्लेख है मैथिली का। ठीक है, आपने अगर संविधान पढ़ा होगा तो जानते होंगे संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ठीक है, ये करके इसमें उल्लेख किया गया होगा। तो देखिए, अब इन बोलियों का एक एक करके हम संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। उसमें मुख्य रूप से आपको जो बहुत जरूरी है होगा आपको, वो कौरवी या खड़ी बोली होगा, क्योंकि यहीं से आपकी हिंदी भाषा, आधुनिक हिंदी भाषा यहीं से निकली हुई है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में जानना आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, पहला है कौरवी या खड़ी बोली। इसको आप लिख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, या मैं बोलता हूँ आप उसके साथ भी लिख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका कौरवी या खड़ी बोली, यहाँ पे देखिए हेडिंग है आपकी। देखिए, मैंने बताया था ना कि जो भारत में भाषा है, जो आपकी हिंदी चल रही है, यह किसी भाषा परिवार के अंतर्गत होगी। तो यह क्या है,
हिंद यूरोपी या भारोपी भाषा परिवार की एक भाषा थी। ठीक है, ये हिंद यूरोपी या भारोपी भाषा ये भारत से भी इतर अन्य राष्ट्रों में फैली हुई है। मतलब इसका विस्तार जो है विश्व स्तर पे है, बहुत सारे देशों में भारोपी भाषा परिवार है। ठीक है, भारोपी भाषा परिवार के अंदर मैंने ये भी बताया था अंग्रेजी, स्पेनिश, ईरानी, बहुत सारी भाषा आते हैं। ठीक है, तो भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत जो अब चूंकि हमको क्या करना है, इस बोली को प्राप्त करना है, अर्थात अपने हिंदी भाषा के अंतर्गत आना है, तो भारोपी भाषा परिवार ये वर्ल्ड लेवल पे थी। जब भारत के स्तर पे आएंगे तो यहाँ पे ईरानी भाषा परिवार था, क्योंकि ईरानी से ही तो आपके ईरानियों का आक्रमण हुआ, इन्हीं की भाषा से विकसित होकर तो हिंदी बनी है। तो भारोपी भाषा परिवार पूरे विश्व के स्तर पे, मतलब कुछ बाहरी देशों पर, उसके अंतर्गत जब हम अपने भारत की तरफ बढ़ेंगे तो ईरानी भाषा परिवार आएगा। अब ईरानी भाषा परिवार में भी आर्य भाषा परिवार आएगा। आर्य भाषा परिवार के बाद मध्य क्षेत्र आएगा, जहां से हम आ रहे हैं अपनी बोलियों की तरफ। मध्य क्षेत्र में हमने उपभाषाओं का जिक्र किया था। उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी की बोली क्या थी, कौरवी थी। ठीक है, ये क्रम मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। यह हिंद यूरोपी या भारोपी परिवार के अंतर्गत हिंद ईरानी के अंतर्गत हिंदार में मध्य क्षेत्र में विशेष जो उपभाषा प्रचलित है वह है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है, कौरवी है, उसी को आप पढ़ रहे हैं, कौरवी है, खड़ी बोली। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि जो आज की आपकी आधुनिक हिंदी भाषा है किस बोली का विस्तृत रूप है, तो आप कहेंगे कौरवी या खड़ी बोली का। ठीक है, कौरवी या खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये हिंदी किसकी शाखा है, पश्चिमी हिंदी की शाखा है। ठीक है, या कौरवी बोली का विस्तृत रूप, जब कौरवी बोली विकसित हो गई तो बड़ी रूप में हिंदी भाषा का विकास हो गया। जो आधुनिक हिंदी भाषा आज आप बोल रहे हैं, जो आप आधुनिक हिंदी भाषा जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुन रहे हैं, ये किस बोली का विस्तृत रूप है, तो ये कौरवी बोली का या खड़ी बोली कौरवी का विस्तृत रूप है। ठीक है, देखिए कौरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता था, लेकिन जब हिंदी आ गई तो उसे खड़ी बोली हिंदी कहा जाने लगा, खड़ी बोली हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, तो यहां से जो प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। भाषा परिवार पूछ दे तो भारोपी पूछे, भारोपी दिया हो आपके विकल्प में भारोपी लगाएंगे। हिंद ईरानी दिया हो तो हिंद ईरानी लगाएंगे। हिंद आर्य दे सकता है, हिंद आर्य भी लगा सकते हैं। मध्य क्षेत्र की बोलियां हैं विशेष रूप से यह कौरवी, और पश्चिमी हिंदी इसकी उपभाषा है, उसमें कौरवी बोली है। ठीक है, मतलब यहीं से विकसित होकर आपकी आज की आधुनिक हिंदी आई है। ठीक है, इतना आप जानते रहिएगा। अब देखिए, चूंकि बोलने, अब ये जो कौरवी बोली है, बोली कहाँ जाती थी भाई, ये भारत की ही तो बोली थी, यही चूंकि भारत की ही हिंदी विकसित हुई है तो भारत की ही तो बोली थी। भारत में विशेषतः कहाँ बोली जाती थी, विशेषतः देखिए उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। यहाँ पे देखिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली का प्रचार था। मुख्यतः यह उत्तर प्रदेश में ज्यादा बोली जाती थी। लेकिन अगर बोलने का क्षेत्र आपसे पूछ दे तो भारत के अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में यह बोली जाती थी। अच्छा, ये तो राज्य हो गए, और अगर डीप में जाए राज्य के अंतर्गत तो विशेषकर आप उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की ही परीक्षाओं को भाग लेंगे। तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मेरठ, देखिए मैं उत्तर प्रदेश का इसलिए यहाँ जिक्र किया हूँ कि मेरठ एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां से ये वर्तमान की आधुनिक हिंदी विकसित हुई है। वो मेरठ की ही कौरवी भाषा थी, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में मेरठ, बिजनौर, शामली, सहारनपुर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये कौरवी बोली मुख्य रूप से बोली जाती थी। और आपको ये जानना पड़ेगा कि कौरवी जो है ये मेरठ की आदर्श भाषा थी। ठीक है, मेरठ जो आपके उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी में जिला है, मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श बोली मानी जाती थी। जो मेरठ की खड़ी बोली थी यह आदर्श बोली मानी जाती थी, और यही मेरठ की खड़ी बोली का विस्तृत होकर आज की आधुनिक भाषा हिंदी बनी है, जो जिसका संविधान में आपके जिक्र है। ठीक है, तो जिससे आधुनिक हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, मेरठ की खड़ी बोली आदर्श हिंदी खड़ी बोली मानी जाती है, जिससे आधुनिक हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। अब यहाँ से आप पूछ सकते हैं आधुनिक हिंदी भाषा किस क्षेत्र से बढ़ी, तो आप कहेंगे भाई उत्तर प्रदेश के मेरठ की कौरवी बोली थी या खड़ी बोली थी। ठीक है, ओवरऑल देखिए कौरवी खड़ी बोली को बोलने वालों की संख्या विभिन्न तरीके से, मतलब एक आंकड़े के थ्रू आप मान लीजिए कि 2 करोड़ प्लस लोग हैं। ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग कौरवी या खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इस कौरवी की भाषा बन गई है हिंदी, जो आपके पूरे देश में प्रचलित है। ठीक है, उसका मैंने परसेंटेज वगैरह सब पीछे के पार्ट में लिखवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो कौरवी खड़ी बोली का कुछ ये परिचय था। अब देखिए इसके कुछ साहित्यिक रूप भी है, मतलब साहित्यों में कैसे आई इसे भी जान लेते हैं। फिर अगर इसकी साहित्यिक स्वरूप की हम बात करें तो भारत में जब वह आक्रमण हुआ, जब ईरानियों का आक्रमण हुआ, तो उनकी भाषा जो थी फारसी थी।
फारसी से मिलते जुलते शब्द प्रयुक्त हुए, अरबी फारसी युक्त। भारत में अरबी फारसी युक्त शब्दों की बहुलता होने लगी, अर्थात जो हिंदी बोली जाती थी भारत में उसमें उर्दू शब्दों की अधिकता पाई गई, ठीक है। और एक तरफ ये अवधी और ब्रज भाषा, ये सारी बोलियों का विकास हो रहा था, क्योंकि अभी ये भाषा थोड़ी बनी थी, अभी तो बोली थी, आरंभ था इनका। अवधी ब्रज ब्रज भाषा जो किसे कहते हैं, तो इनका क्षेत्र, और उधर फारसी भाषा और अरबी भाषा युक्त हिंदी का क्षेत्र था। उसी के मध्य काल में लगभग 18वीं सदी के आसपास कुछ विद्वानों ने गद्यों के माध्यम से खड़ी बोली को आरंभ किया, ठीक है, मतलब खड़ी बोली में गद्यों की रचनाएं आरंभ की। तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो हम एक नाम पाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, ठीक है। जो आपकी कौरवी खड़ी बोली है, ध्यान दीजिए, कौरवी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध महाकाव्य था प्री प्रवास, जो कौरवी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया, और ये इस कौरवी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने गए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए, खड़ी बोली के उद्भव विकास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका एक महाकाव्य था प्री प्रवास, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। खड़ी बोली, देखिए, अभी हिंदी का रूप नहीं आई थी, ये बोली में थी, खड़ी बोली कौरवी, जिसका प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास माना गया। किसकी रचना थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना थी, ठीक है। हरिऔध जी को इसी कारण क्या कहा गया? खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कहा गया, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा गया। इनकी रचना कौन थी? प्री प्रवास थी, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त है। तो आपसे पूछा जा सकता है, हरिऔध जी को खड़ी बोली का क्या कहते हैं? प्रथम महाकवि कहते हैं। तो खड़ी बोली कौरवी का प्रथम महाकवि कौन था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे। जब खड़ी बोली हिंदी के रूप में आ गई, जब इसका विकास हो गया, तब उसमें सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इसके साहित्यिक तथ्य थे जिन्हें आपको जानना जरूरी था कि खड़ी बोली कौरवी की मतलब आरंभ किस तरीके से हुआ था, ठीक है। मैंने बताया ना कि जब वाय आक्रमण हुआ, ईरानियों की भाषा अरबी फारसी थी एक तरफ, वो उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी हिंदी चल रही थी उस समय। उसमें एक तरफ क्या थी? अवधी और ब्रज भाषा थी, और उधर से ईरानी फारसियों की अरबी युक्त उर्दू भाषा के तरीके से प्रचलन हो रहा था, क्योंकि क्या था? टकराव हो रहा था भाषाओं का। उसी मध्य काल में लगभग 18वीं सदी के आसपास कुछ विद्वानों ने गद्यों के माध्यम से खड़ी बोली कौरवी को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। हरिऔध जी को खड़ी बोली या कौरवी का प्रथम महाकवि माना जाता है। इनकी रचना कौन सी थी? प्री प्रवास थी, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें और जान लेते हैं कि इसका नाम कौरवी कैसे पड़ा, और कौरवी से फिर ये खड़ी बोली क्यों कही जाने लगी। देखिए, हमने आपको बताया था कि इसका जो कौरवी खड़ी हिंदी का मुख्य क्षेत्र था भारत में, वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के आसपास हरियाणा और नई दिल्ली का क्षेत्र था, ठीक है। उसमें भी मुख्यतः आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग था, ठीक है, पश्चिमी यूपी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि ऐसे जिले थे जहाँ पे ये मुख्य रूप से बोली जाती थी। अब उसके अंतर्गत भी मेरठ जिला ऐसा था जो इसका मुख्य केंद्र माना गया, जहाँ की ये मानकीकरण प्राप्त हुई, मतलब उसे मानकीकृत माना गया उस कौरवी बोली को, और वहीं से आपकी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके पश्चिम के भाग थे, इन्हें पहले कुरु का क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। अगर आप जानते होंगे, अगर आपने महाभारत वगैरह देखी होगी तो आप जानते होंगे कुरु का क्षेत्र था ये सब, मेरठ के आसपास के क्षेत्र, तो उन क्षेत्र का नाम कुरु था। उसी कुरु के नाम के आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम कौरवी रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र, मतलब जो पश्चिमी हिंदी भाषा का क्षेत्र था, वो पूर्व में कुरु जनपद था, मतलब पूर्व में उसके कुरु जनपद का नाम से जाना जाता था उस क्षेत्र को। इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम क्या रख दिया था? कौरवी रख दिया था। अच्छा, जो खड़ी बोली जो कही जाती है, ये खड़ी बोली का जो प्राचीन नाम था या मूल नाम जो था, अगर आपसे खड़ी बोली का मूल नाम पूछे तो कौरवी था। जब इसी कौरवी की जब साहित्यिक विकास हुआ, मतलब साहित्य के रचनाएं लिखी जाने लगी, तब इसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। मतलब ये समझिए कि कौरवी में जो बोली थी, कौरवी बोली में जब साहित्यिक रचनाएं आरंभ होने लगी, तब ये खड़ी बोली में बदल गई, मतलब इसका नामकरण खड़ी बोली में होने लगा। मतलब कौरवी से क्या हो गई? खड़ी बोली कही जाने लगी। इसे सर हिंदी भी कहते हैं या वर्नाक्युलर आदि नामों से भी जाना जाता है, इसे खड़ी बोली कौरवी को। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण थे कौरवी खड़ी बोली के विषय में, जिसे मैंने आपको बता दिया। कुछ चीजें यहाँ ध्यान रखिएगा जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, तो मैंने बताया आपको। और खड़ी बोली के महाकाव्य के कौन थे पहले,
तो उन्हें भी मैंने बताया हरिऔध जी को, ठीक है। तो इसमें भी एक चीज और पूछा जा सकता है कि इसका उद्भव का क्षेत्र मुख्य रूप से मेरठ को माना जाता है। मेरठ की जो कौरवी थी वही आज की जो आधुनिक हिंदी भाषा है वही कौरवी बोली का ही विस्तृत रूप है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जितने पॉइंट मैंने लिखवाए आप उसे लिख लीजिएगा, और वहां से वन लाइनर करके मैं लिखा हूं जहां से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। अब दूसरी हम देखेंगे भोजपुरी बोली को। देखिए दूसरी आपकी बोली है, प्रमुख बोलियों में दूसरी आपको पढ़ना है भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी ये बोलने वालों की संख्या के लगभग सबसे ज्यादा ऐसी बोली है जो इसे बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब बोलने वालों में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है, ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्र विदेशों तक भी फैला हुआ है, ठीक है। भोजपुरी, ये भोजपुरी शब्द जो है ये बिहार के भोजपुर जिले से लिया गया है, ठीक है। बिहार में एक जिला है भोजपुर, जहां से इसका उद्भव माना जाता है भोजपुरी भाषा का, कि बिहार के जो भोजपुर जिला है इसका नामकरण जो है राजा भोज ने किया था भोजपुर जिले का, और उस भोजपुर जिले की जो बोली थी वही भोजपुरी बोली हुई, जिसका विकास होता गया, ठीक है। आज भी आप भोजपुरी में बहुत सारे कलाकारों को देख रहेंगे। भोजपुरी का विकास विदेशों में भी आपको मिलेगा। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए भोजपुरी शब्द की उत्पत्ति, तो बिहार के भोजपुर जिले से हुई थी, और उस भोजपुर जिले का नामकरण राजा भोज ने किया था, ठीक है। देखिए भोजपुरी का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से आपको इधर पे पूर्व का उत्तर प्रदेश, और इधर पे पश्चिम के बिहार, बिहार तो लगभग पूर्णतः मान लीजिए, पूर्व के उत्तर प्रदेश में, पश्चिम के बिहार और उत्तर के झारखंड का क्षेत्र जो है वो भोजपुरी भाषी क्षेत्र माना जाता है। पूर्व के बिहार में इधर आपको जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, चंदौली, ये सब के क्षेत्र जो है ये पूर्व का उत्तर प्रदेश, और बिहार लगभग संपूर्ण मान लीजिए। बिहार में कई मैथिली भी वगैरह भी है, लेकिन बिहार में भोजपुरी की भी अधिकता है। ये आप कह सकते हैं कि मध्य का बिहार, फिर झारखंड में उत्तर का झारखंड, ये सारे क्षेत्र क्या है? भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। देखिएगा भोजपुरी जो है अंतरराष्ट्रीय महत्व की बोली है, क्योंकि गुयाना, फिजी में, मॉरिशस में यहाँ सब भोजपुरी भाषी हैं। कारण जब हम पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज जो थे उत्तर भारत से मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों से लोगों को पकड़ के ले जाते थे वहां मजदूरी के लिए। तो धीरे धीरे वहां पे विस्तार हो गया, विदेशों में ले जाते थे मजदूरी के लिए, क्योंकि अत्याचार हो रहा था। तो जब विदेशों में जाया करते थे धीरे धीरे वहां बसने लगे, बसेंगे तो अपनी भाषा को प्रसारित करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखवा दिया है। भोजपुरी शब्द बिहार का प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा है। इस जिले का नामकरण राजा भोज द्वारा किया गया था, ठीक है। भोजपुरी एक आर्य भाषा है, मतलब भोजपुरी भी क्या है? आर्य भाषा के ही अंतर्गत आती है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार, मतलब पश्चिम का बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, या उत्तरी झारखंड, इन सारे क्षेत्रों में भोजपुरी का भाषी लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया कि सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, फिजी, मॉरिशस में क्या है? भोजपुरी भाषी है, मतलब ये विदेशों में भी भोजपुरी बोलने वाले हैं। ये मात्र एक ऐसी बोली है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है, एकमात्र भारत की ऐसी बोली जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की बोली है। अच्छा, विदेश में प्रसार कैसे हुआ? बताया जाता है कि जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था तो अंग्रेज यहाँ से लोगों को ले जाते थे मजदूरी कराने के उद्देश्य से, ठीक है। तो वहां पे प्रताड़ित करते थे, धीरे धीरे वहां पे वो लोग बसने लगे, उनकी भाषाओं का विस्तार होने लगा। भोजपुरी लगभग इतना ही जानिए, जहाँ यहाँ से भी आपके अगर प्रश्न आने होंगे तो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। बोलने वालों में सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या मान लीजिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थी, लगभग 3 करोड़ के लगभग लोग भोजपुरी को बोलते हैं भारत में भी, ठीक। तो इस तरीके से भोजपुरी भाषा, भोजपुरी बोली थी। अभी ये भाषा नहीं बन पाई, ना ही इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। हालांकि साहित्य भी अब मिलने शुरू हो गए भोजपुरी में, ठीक है। अब अगली आप पढ़ेंगे ब्रज भाषा, फिर मैथिली, जो आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के पार्ट में आपने देखा कौरवी, खड़ी हिंदी, कौरवी को ही खड़ी हिंदी कहते हैं, या जिसे दिल्ली की हिंदी भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने देखा भोजपुरी। दो भाषाओं को देखा, दो बोलियों को देखा आप कहें, क्योंकि आप बोलियों का परिचय कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कौरवी भाषा से हिंदी भाषा बन गई कौरवी बोली से, लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कौरवी या खड़ी बोली को पढ़ रहे हैं और भोजपुरी बोली को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगली आपकी ब्रज भाषा बोली होगी। अब देखिए ये ब्रज पहले बोली थी, अब ये भाषा का रूप बन गया है, ठीक है। अब ये भाषा के रूप में आ गई है ब्रज। अब बोली के रूप में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बाद में इसका विकास हम बताएंगे। फिर मैथिली, मैथिली आपके संविधान में आ चुकी है। तो आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं।